नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति, संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक होंगे। नीट यूजी की परीक्षा आज उन छात्रों के लिए फिर से आयोजित की जा रही है जिन्हें एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट यूजी की री एग्जाम 1563 छात्रों के लिए आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवादों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में देश में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पटेल के अलावा बाढ़ प्रबंधन से जुड़े मंत्रालय एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी सिलसिले में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेगा। स्थानीय नागरिकों की माने तो पानी की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है और इसी वजह से लोग खासे परेशान हैं। इसमें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना, नरेला और रोहिणी का कुछ इलाका, करोल बाग समेत कुछ अन्य इलाके भी शामिल हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ हल्की सी बारिश में जल भराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जल संकट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और उसने अपने लोकतांत्रिक सामर्थ्य की बुनियाद पर दुनिया में विशेष जगह बनाई है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला प्रशासन ने 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित की। उधमपुर की डीसी सोलानी राय ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पर KYC केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में मदद मिल सके। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू होगी, जो 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। उन्होंने लिखा कि देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को एक देशभक्त, शिक्षाविद और सामाजिक न्याय दिलाने वाले एक नेता के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अमिट बलिदान को याद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक विभाजनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज प्रदेश दफ्तर में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। जौनपुर से दिल्ली जा रही सवारियों से खचाखच भरी बस एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। जानकारी के अनुसार ड्राइवर को नींद आने के बाद यह हादसा हुआ है। बस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, कुछ की हालत नाजुक है। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर पुल नंबर 800 पर प्लेट्स ढीली पड़ने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज अहमदाबाद में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं की लत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नशा मुक्त भारत पखवाड़े का दौरान इंडिया गेट पर एक वॉकाथन का आयोजन किया। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उप महानिदेशक नीरज कुमार गुप्ता की उपस्थिति में नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। राजस्थान के जयपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी पोलियो अभियान की शुरुआत की। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। असम में बाढ़ के कहर से अभी भी 12 जिलों के 1027 गांवों में 2,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को अपनाने वाले माता पिता को मिला बड़ा तोहफा। अब सरोगेसी के मामलों में केंद्र की सरकारी कर्मचारी सरोगेट को 180 दिन का अवकाश मिल सकता है। और इसके साथ ही सरोगेसी के लिए पृथक अवकाश को भी लेकर बड़ा फैसला हुआ है। और अब केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग पिता जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर ही 15 दिन का पिता अवकाश पाने के हकदार होंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV के क्षेत्र में इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग LEX में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल की। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वतः क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया।
दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कई राज्यों में भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज मॉनसून दस्तक देगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से मौसम सुहाना है और मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। दिन में बूंदाबांदी की संभावना है। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से मुक्त करने की भी बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लासरूम सेवाओं, बैटरी चालित कार सेवाओं और वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं जीएसटी से मुक्त हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर कर हस्तांतरण और जीएसटी मुआवजा बकाया चुकाया। सीतारमण ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का उल्लेख भी किया। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की सराहना की और आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। और यहां बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्युमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक सामान पर 12% जीएसटी की सिफारिश की। सीतारमण ने कहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू करने जा रहा है और इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। भारत में 2023 में डीप टेक स्टार्टअप में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें 480 नए उद्यम उभरे हैं, जिसमें ये विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पुल बन गया है। भारतीय डीप टेक स्टार्टअप ने पिछले 5 साल में लगभग $10 अरब जुटाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ही कुल $85 करोड़ जुटाए गए हैं। वह 2022 में जुटाए गए $3.7 अरब की तुलना में 77% कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयरधारकों ने सऊदी अरामको के चेयरमैन यासिर ओथमान HL रुमैयान की कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 5 साल के लिए पुनर्नियुक्त को दी मंजूरी। अल रुमैयान ने पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव के पक्ष में 83.97% और खिलाफ में 16.02% मत पड़े। अल रुमैयान दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष के प्रमुख भी हैं। बांग्लादेश के मिलों में भारत के कपास की बढ़ती मांग के कारण CAI को उम्मीद है कि कपास की शिपमेंट लगभग 26 लाख गांठ तक पहुंच जाएगी, जो पिछले सीजन में 15 लाख गांठ से 67.7% अधिक है। भारत से लगभग हर महीने 1 से 1.5 लाख गांठ बांग्लादेश को निर्यात की जा रही हैं। सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश को 5 दिनों में कॉटन मिल जाती है और इससे भारत के कॉटन निर्यात में वृद्धि हो रही है।
सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने की कुल लक्ष्य में बफर स्टॉक के लिए इस साल अब तक लगभग 71,000 टन प्याज की खरीदारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि रबी उत्पादन में करीब 20% की गिरावट के बावजूद इस साल मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज खरीद की गति काफी हद तक पिछले साल के बराबर है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अधिकारियों को हिंदुस्तान मशीन टूल्स की पटरी पर लाने का निर्देश दिया। कुमारस्वामी ने एक आधिकारिक बैठक में कारोबार, शुद्ध लाभ और अन्य प्रमुख मानकों पर विवरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ कंपनियों की वित्तीय, उत्पादन और परिचालन स्थितियों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र ने उपक्रम वैश्विक मानदंडों पर खरे उतरे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत आज अधिकांश वैश्विक मानदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में ये अन्य बड़े देशों के बराबर है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये उससे काफी आगे है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में आवासीय इमारत पर बमबारी की है, जिसमें 3 लोगों की मौत और 52 घायल हुए हैं। हमले में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। हमले के लिए गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने जून में यूक्रेन पर 2,400 से ज्यादा गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से लगभग 700 यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर इस्तेमाल किए गए। इटली की राजधानी रोम के लैटिना में सैकड़ों लोगों ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा करने की नीतियों पर राज्य की विफलता के खिलाफ प्रदर्शन किया। हज यात्रा के दौरान मिस्र के 658 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसको देखते हुए मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा ने 16 पर्यटन कंपनियों को उनके लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। और मिस्री कैबिनेट ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, उनके प्रबंधकों को सरकारी अभियोजक के पास भेजने और उन तीर्थ यात्रियों के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। अमेरिका के केंटकी के लुइसविले में एक नाइट क्लब में बाहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 अन्य घायल हो गए हैं। अभी तक पुलिस ने संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और ये स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों ने गोलीबारी की है या गोलीबारी क्यों की गई थी। गोलीबारी की जांच जारी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर 4 जहाजों पर हमला करने का दावा किया है। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरिया ने कहा है कि जहाज उन कंपनियों के थे जिन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। याहिया सरिया ने कहा है कि दोनों अभियानों ने सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए नया अभियान शुरू करेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा सामूहिक कर्तव्य है और देश की सभी संस्थाओं का प्राथमिक दायित्व है। राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में बड़ा उलटफेर करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को सुपर 8 के मुकाबले में 21 रनों से मात दी। भारत ने ICC T20 विश्व कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत बांग्लादेश को 50 रन से हराने में सफलता पाई है। भारत की जीत के लिए मिले 197 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेटों पर 146 रन ही बना सकी। और इससे पहले भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 50 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं विराट कोहली ने 37, ऋषभ पंत ने 36 और शिवम दुबे ने 34 रन की उपयोगी पारी खेली।
और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आगे बढ़ते हैं। ICC T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना अमेरिका से होगा। इंग्लिश टीम की कोशिश मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत करने की होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच आज तीसरा एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम फिलहाल पहले दोनों एक दिवसीय मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर चुकी है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की कंपाउंड महिला टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय तिगड़ी की एक तरफा फाइनल में एस्टोनिया की लिसेल जाटमा और मिरी मेरिटा पास और मेरिट टेस्मैन को 232-229 से हराया। तीरंदाजी विश्व कप में भारत के प्रियांश ने रजत पदक जीत लिया है। प्रियांश कंपाउंड वर्ग में 149-138 अंक हासिल करके दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने पुष्टि की है कि वे अगले महीने से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर लिया है। सुमित नागल ने पेरिस ओलंपिक खेलों में पुरुष सिंगल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिटेन के एंडी मरे विंबलडन पीठ की चोट से निपटने के लिए सर्जरी करवाएंगे। जॉर्जिया ने यूरो कप में चेक गणराज्य को 1-1 से बराबरी पर रोककर किसी भी बड़े टूर्नामेंट में पहली बार अंक हासिल किया। यूरो कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप ए में मेजबान जर्मनी के सामने स्विट्जरलैंड की चुनौती होगी। यूरो कप के एक अन्य मैच में हंगरी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। यूरो कप में पुर्तगाल ने तुर्की को 3-0 के अंतर से हरा दिया। वहीं यूरो कप 2024 में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने रोमानिया को 3-0 से हराने में सफलता हासिल की। यूरो कप में जॉर्जिया और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। यूरो कप 2024 में हिस्सा ले रही टीमों के प्रशंसक मैदान पर नजर आए। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में प्रशंसकों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बिग बॉस के वर्षों पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। अब शो के सभी प्रतिभागी बिग बॉस के घर में फोन इस्तेमाल कर सकेंगे। काजल अग्रवाल की फिल्म सत्यभामा और विश्वक सेन की फिल्म गेम्स ऑफ गोदावरी के बीच हो सकती है क्लैश और दोनों ही फिल्में 17 मई को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होंगी। प्रियंका चाहर बहुत जल्द ही तेलुगु फिल्म हीरो हीरोइन में दमदार किरदार में नजर आएंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रोतू का राज में भी पुलिस में दमदार किरदार में नजर आएंगे। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोली चलाने के समय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरोपियों को फोन पर दे रहा था निर्देश। और रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है फिल्म। JNU के निर्माताओं की ओर से दर्शकों को विशेष ऑफर दिया गया है। फिल्म की टिकट खरीदने पर दूसरी टिकट मुफ्त देने की घोषणा की गई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए DD न्यूज।